नमस्कार। आज हम भारत के अंतरिक्ष यात्रा की गहराई में उतर रहे हैं जी। खासतौर पर वो जो 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का बड़ा लक्ष्य है। हमारी बातचीत का आधार है भारत की अंतरिक्ष उड़ान 2035 तक स्टेशन। लेख इसमें इसरो के पूर्व प्रमुख AS किरण कुमार के विचार भी हैं। जी हाँ, काफी अहम जानकारी है उसमें। तो हमारा मकसद है ये समझना कि भारत इस मुकाम तक मतलब कैसे पहुंचा और आगे क्या करने वाला है। ये सोचना भी कमाल का है ना, बिल्कुल, कि कैसे एक देश जो किसी जमाने में अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए मतलब रोटी कपड़ा मकान इन सब के लिए जद्दोजहद कर रहा था, वो आज सितारों तक पहुंचने की बात कर रहा है। सही बात है, ये सफर जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसरो के इस शानदार सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 1960s का दशक याद करें। भारत कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा था, खाद्य सुरक्षा, आवास। हाँ, वो तो और अलग था। उसी दौर में विक्रम साराभाई और होमी भाभा जैसे दूरदर्शी लोगों ने इसरो की कल्पना की। हाँ। और उनका नजरिया एकदम साफ था। शायद यही इसरो की खासियत बनी कि भाई अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हो। हाँ, मतलब उनका फोकस बिल्कुल अलग था, जैसे मौसम का पूर्वानुमान, गांव को जोड़ना। बिल्कुल, तूफानों में जाने बचाना। ये उस वक्त दुनिया के दूसरे देशों से काफी अलग सोच थी। जी, ज्यादातर देश तो उस समय सैन्य ताकत पर ध्यान दे रहे थे अंतरिक्ष के जरिए। सही कहा। और इसी नींव पर आप देखिए इसरो ने कई अहम पड़ाव पार किए। 1975 में आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ। हाँ। भारत का पहला उपग्रह, एक शुरुआत थी वो। हाँ, पहली सीढ़ी। फिर कई दशकों बाद 2017 में इसरो ने वो कर दिखाया जिसने दुनिया को चौंका दिया। एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह। हाँ, वो तो कमाल था। और उसमें से ज्यादातर तो अमेरिकी थे, है ना? बिल्कुल, 96 अमेरिका के थे। इसने रूस का जो 37 उपग्रहों का रिकॉर्ड था उसे काफी पीछे छोड़ दिया। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसरो की उस कमाल की सटीकता और क्षमता का सबूत था जिसका असर हम आज शहरी नियोजन से लेकर नेविगेशन तक में देखते हैं। और फिर पिछले साल 2023 में चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना भारत। जी हाँ, एक ऐतिहासिक पल। ये वो जगह है जहां उतरना मतलब बहुत मुश्किल माना जाता था। अमेरिका, चीन जैसे देश भी वहां पहले नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल सही। इसने साबित किया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। और मंगलयान, वो कैसे भूल सकते हैं। हाँ, मंगलयान तो इसरो की कह सकते हैं कम लागत वाली इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, सुना है बहुत कम खर्च में हुआ था। आप सोचिए, सिर्फ $74 मिलियन यानी करीब 500-600 करोड़ रुपए में मंगल तक पहुंच गए, जबकि नासा का वैसा ही मिशन करीब $671 मिलियन का था। इतना फर्क। जी, ये इसरो की पहचान बन गई है। कम लागत में बड़ी कामयाबी, ये उनके अनोखे किफायती इंजीनियरिंग तरीकों और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शायद नतीजा है। बजट में भी तो बहुत अंतर है। हाँ, अगर हम बजट देखें तो इसरो का सालाना बजट लगभग $1.5 बिलियन के आसपास है, जबकि नासा का $25 बिलियन से भी ज्यादा। इतने कम संसाधनों में इतनी बड़ी सफलताएं वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल। अब भविष्य की बात करें तो इरादे और भी बुलंद लग रहे हैं। 2026 तक गगनयान मिशन की तैयारी है। जी, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने का लक्ष्य। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, है ना? निश्चित रूप से। मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक नया अध्याय। और फिर 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। जरा सोचिए, भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रहकर लंबे समय तक प्रयोग कर सकते। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि अंतरिक्ष स्टेशन सिर्फ एक और तकनीकी मील पत्थर नहीं है। अच्छा, मतलब? ये भविष्य के लिए एक पूरी क्षमता का निर्माण है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में शोध, जिससे नई दवाएं या सामग्रियां बन सकती हैं। पृथ्वी का और बेहतर अवलोकन। ऐसे न जाने कितने नए रास्ते खुलेंगे जिनकी हम आज शायद पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते। ये साफ दिखाता है कि भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ पीछे नहीं चल रहा, बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता विकसित कर रहा है। और शायद आगे और भी मिशन है। जी, इसरो शुक्र और बृहस्पति ग्रहों के लिए भी मिशन की योजना बना रहा है। ये भारत की बढ़ती वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं का संकेत है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हमेशा ये कम लागत वाला मॉडल ही चलेगा? खासकर जब मिशन जैसे गगनयान या स्पेस स्टेशन ये तो और ज्यादा जटिल और शायद महंगे होंगे। हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है। इसरो की लागत प्रभावशीलता कॉस्ट इफेक्टिवनेस वो उसकी बहुत बड़ी ताकत रही है। उसी ने उसे यहाँ तक पहुंचाया। सही बात है। लेकिन भविष्य के जो महत्वाकांक्षी मिशन है, जिनमें मानव सुरक्षा सबसे ऊपर है, वो शायद ज्यादा निवेश की मांग करेंगे। रणनीति को जरूर विकसित करना होगा, पर इसरो का जो मूल सिद्धांत है, कम संसाधनों में बेहतरीन परिणाम देना, वो शायद बना रहेगा। तो कुल मिलाकर विक्रम साराभाई के उस शुरुआती सपने से, जिसने आम आदमी के जीवन पर फोकस किया और 2035 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लक्ष्य तक, इसरो की ये यात्रा सचमुच प्रेरणा देती है। निश्चित रूप से। इसरो की कहानी सिर्फ तकनीकी जीत की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि जब एक राष्ट्र बड़े सपने देखता है, दृढ़ निश्चय से काम करता है और अपने सीमित संसाधनों का सही इस्तेमाल करता है, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, पूरे देश की उपलब्धि है और प्रेरणा का स्रोत है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि इसरो की शुरुआत सामाजिक सरोकारों से हुई थी और उसने हमेशा लागत प्रभावी तरीके अपनाए हैं, तो भविष्य में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन सिर्फ राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होने से आगे बढ़कर जी वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, असंसाधन प्रबंधन या आपदा पूर्वानुमान, इन सब से निपटने में क्या अनूठा योगदान दे सकता है। सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भविष्य के लिए।